हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे अदानी विलमार की। अदानी विलमार में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं। फंसा हुआ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस जो है ना राइट साइड को अब एक तरीके से मूव कर रहा है, साइडवेज हो गया है और लोग ऊपर के भाव में फंसे हैं। प्राइस रिकवर नहीं कर रहा है अपने नीचे के लेवल से। तो क्या लोगों को ये स्टॉक लॉस में बेच देना चाहिए या फिर यहाँ पे कहीं पे एक अच्छा मौका है एवरेज करने का या न्यू पोजीशंस बिल्ड करने का? तो कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के जो हेडविंड्स है करंट अभी सारे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पोजीशंस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, टेक्निकल्स बताऊंगा। बाय करना है, सेल करना है, अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लेंगे। तो बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि काफी लोगों को प्रोडक्ट्स तो पता ही होंगे। काफी फेमस ब्रांड है फॉर्च्यून अदानी विल्मर का, और सभी को पता है कि फॉर्च्यून के नाम से इंडिया के अंदर रिफाइंड ऑयल बनता है, सोयाबीन ऑयल बनता है। और फॉर्च्यून के नाम से जो है फूड प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं, जैसे कि फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून मैदा, ये सभी प्रोडक्ट्स इनके आने लगे हैं। फॉर्च्यून की पल्सेस आने लगी हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और फॉर्च्यून के प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी एक मार्केट लीडरशिप है। काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, एडिबल ऑयल के अंदर ही नंबर वन है, सोयाबीन ऑयल में नंबर वन है, कैस्टर ऑयल के अंदर इनका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के अंदर नंबर वन है। नंबर टू है व्हीट फ्लावर में। ऑफ कोर्स नंबर वन सबको पता है, वो आशीर्वाद आटा है आईटीसी का। नंबर थ्री है बासमती में, क्योंकि नंबर वन इंडिया गेट बासमती राइस है। और नंबर टू है सोया नगेट्स। तो बेसिकली काफी सारी पोजीशन नंबर वन और नंबर टू की है इनकी मार्केट के अंदर। तो उस एंगल से कंपनी की जो एक ब्रांड वैल्यू है काफी स्ट्रांग है। तो नेट नेट ये पोजीशन काफी अच्छी लगती है इनकी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और फाइनेंशियल्स में अगर नजर डालें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 51,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 85 का इसका पीई है। पीई आपको काफी ज्यादा लगेगा, प्राइस टू अर्निंग्स। लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम हाई पीई पे नजर डालेंगे तो ये 122 का है, अभी अपने मीडियन पीई के पास ट्रेड कर रहा है। और अगर इस प्राइस टू अर्निंग को अगर आप कंपेयर करेंगे इसके मार्केट के साथ, मतलब जो एडिबल ऑयल का मार्केट है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो बाकी की भी जो कंपनीज है वो काफी हाई पीई पे ट्रेड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर वन पे देखेंगे तो वो 362 पर है, फिर मोदी नेचुरल 268, अजंता 98, इंडिक प्रोटीन्स 91, एम के प्रोटीन 77। तो ये सभी के कंपनीज जो है लगभग 50 से ज्यादा के पी पे सब ट्रेड करती हैं। तो जो एवरेज पी है वो भी काफी ज्यादा है मार्केट का। तो उस एंगल से देखा जाए तो ये पी थोड़ा जस्टिफाइड लगता है। और आरओसी 15.4% का है, आरओई 7.93% का है। बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.28 है, ये ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की। इनकी सेल्स के नंबर्स जो हैं लास्ट 3 इयर्स में काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। मतलब 2021 में इन्होंने 25% की ग्रोथ दिखाई, 22 में 41% की ग्रोथ दिखाई, और अभी लास्ट ईयर FY23 के अंदर जो ग्रोथ है 5.66% की है। कोई खास ग्रोथ इन्होंने नहीं दिखाई है। उसके रीजंस कंपनी ने कुछ बताए हैं, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा इनके कॉन कॉल के, और इनकी जो पीपीटी इन्होंने शेयर करी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी के वो 4% पे थे, जो अब 3% पे आ गया। मतलब मार्जिन बहुत अच्छे नहीं है कंपनी के। ऑलमोस्ट 4% पे तो पहले ही थे, अब वो गिर करके 3% पे आ गए हैं। तो वो इम्पैक्ट इन्होंने शेयर करे हैं हमारे साथ, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, 792 पे आ गई है 525 से, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट डायरेक्टली आया है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर लोन है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाई थी, लगभग 70% से ज्यादा की। फिर यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ रही, 30% से ज्यादा की। और फिर यहाँ पे अगर हम नजर डालेंगे तो ये ग्रोथ अब इनकी कम हो गई है। इनका जो प्रॉफिट आया है वो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम है। और इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व्स हैं वो काफी हेल्दी हैं, 7,858 करोड़ के हैं। बोरिंग्स कंपनी ने कुछ रीपे करी हैं, 2,600 करोड़ से कम होकर 2,200 करोड़ पे आ गई हैं। कंपनी के फिक्स एसेट सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे 3,700 करोड़ पे थे, फिर 41 पे आए, और 4,300 करोड़ के आसपास इनके फिक्स एसेट्स हैं। सीडब्ल्यूआईपी कंपनी ऑलमोस्ट हर साल कर रही है। इस साल भी कंपनी ने 323 करोड़ का कैपेक्स किया है। तो नेट इनकी बैलेंस शीट अच्छी है। अब बात करते हैं कंपनी के हेडविंड्स क्या है जिस वजह से इनके जो ये रिजल्ट है इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स में यहाँ कमी आई है। नो डाउट सेल्स के नंबर बढ़ा है। तो ये एक स्लाइड है जहां पे कंपनी ने बताया जो रीजंस है Q4 प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है। पहला रीजन है टीआरक्यू। टीआरक्यू का मतलब है टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटा का मीनिंग होता है वो कोटा जो आपको इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। मतलब कुछ चीजें जो आप इंपोर्ट कर सकते हो लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी तक। तो जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास में वो कोटा अवेलेबल था, इनके पास में नहीं था। तो जब वो इंपोर्ट करते हैं, सस्ता माल इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल थोड़ा चीप आता है, तो उसकी वजह से जो उनकी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो ऑफकोर्स जो रॉ मटेरियल कॉम्पिटिटर के पास में वो कम प्राइस का है, लेकिन जो इनके पास में है वो हायर प्राइसेस का है, क्योंकि इनके पास में कोटा नहीं था। तो एक इम्पैक्ट कॉम्पिटिशन की वजह से इनको रहा। दूसरी चीज डिक्लाइन इन एडिबल ऑयल प्राइसेस। तो इसका क्लियर मीनिंग ये है जो रॉ मटेरियल जो इनके पास था वो इन्वेंट्री जो है इनके पास हाई प्राइसेस की है। क्यों? क्योंकि जब ये रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो इनको काफी लंबा एक स्टोरेज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो इनके पास इन्वेंट्री है वो हाई कॉस्ट की है। बेशक जो प्राइसेस है वो कूल डाउन होते हैं बाद में, लेकिन जिसके पास रॉ मटेरियल ज्यादा है उसको बाद में इम्पैक्ट जरूर आएगा उस चीज का। अगर आपके पास 3 महीने की इन्वेंट्री है तो आपको 3 महीने तक प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा, उसको अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा। तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है।
जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है वो डिक्लाइन इन एडिबल ऑयल प्राइसेस। क्लियर मीनिंग ये है, इनके पास की जो इन्वेंट्री है इनके पास वो हाई कॉस्ट की है। इन्वेंट्री मतलब जो रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हैं वो इन्होंने महंगे भाव पे खरीदा हुआ है। महंगे भाव पे खरीदा तो ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट बनेगा वो महंगा ही बनेगा, और फिर ये उसको बेचेंगे तो वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बेचेंगे। तो वो रॉ मटेरियल महंगा है, प्राइस नीचे आ गया है मार्केट में जो बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो गए। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन कॉस्ट, काफी सॉलिड इंपैक्ट रहा है उसका भी। क्यों? क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स जो लॉजिस्टिक है वो महंगा हो जाता है, केमिकल्स महंगे हो जाते हैं, पावर एंड फ्यूल महंगा हो जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन करते हैं पावर लगती है, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लॉजिस्टिक लगता है, पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो एक इम्पैक्ट आता है कंपनी के ऊपर। फाइनेंस कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हाई इंटरेस्ट रेट का इनके ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि इनके ऊपर डेट है, इनकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गई है। प्लस इनकी एक कंपनी है सब्सिडरी जो कि बांग्लादेश में है, उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट है। वो उसने लॉस बनाया 12 करोड़ का इस बार। लॉस क्यों बनाया? क्योंकि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसका काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है मार्केट के अंदर, तो प्राइजेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से फॉर्चून जैसी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट रहता है। प्लस ये लोग अपने फॉरेक्स को हेज भी नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट है। तो नेट नेट जो भी आप यहाँ पे ये इनके हेडविंड्स देख रहे हैं, मुझे लगता है वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कूल डाउन होंगे, बिकॉज जो टीआरक्यू है ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस सेटल हो जाएंगे, जब मैच अप हो जाएंगे इंडिया के साथ, इंपोर्ट नहीं होगा, और इंपोर्ट होगा तो फिर ऑफकोर्स फॉर्चून भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेगा, तो वो एक प्राइस मैच होगा वहां पे। दूसरी चीज, जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं 8% से नीचे गिर के 5% के आसपास सेटल हो रहा है, तो जो पैकेजिंग कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो कहीं आके सेटल होगी। फाइनेंस कॉस्ट, रेट कट जब आने वाले दिनों में होगा, आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएंगे, तो ऑफकोर्स इनकी जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। प्लस जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है वो हमेशा नहीं रहेगी। इन्होंने अगर बांग्लादेश में बिजनेस शुरू किया है तो ऑफकोर्स करंट सिचुएशन को देखते हुए किया होगा, किस तरीके से वहां प्रॉफिट बनाएंगे, तो कंपनी उसके लिए भी स्टेप्स ले रही है, तो उससे भी पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी को देखने को आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में इनके देखने को मिलेगा। तो ये है इम्पैक्ट, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में एक मार्जिनल इम्पैक्ट रहा। और ये कुछ की हाइलाइट्स हैं इनके FY23 के, जिसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि कंपनी ने रिकॉर्डेड किया है 14% वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम जो है अच्छी ग्रोथ दिखाई है इनकी वॉल्यूम के अंदर। देखो बेशक कंपनी के जो ये जो रेवेन्यू नंबर्स है ना, अगर ये बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू तो कॉस्ट बढ़ाने से भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रेवेन्यू के साथ साथ आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्सेप्टेड है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। किसी भी कंपनी के वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो क्लियरली ये पता लगता है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर मार्जिन इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म के अंदर हेडविंड्स हैं, बट कंपनी की जो एक लीडरशिप पोजीशन है मार्केट में, जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं वो मार्केट में एक्सेप्टेड है, प्लस डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू भी किया है इस बार। वो चीज हमें नोट करनी चाहिए यहाँ पर। और इनके जो व्हीट फ्लावर राइस बिजनेस है उसकी जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। प्लस जो इनकी रूरल सेल्स है, जो डिलीवरी है, वो 30,000 टाउन्स के अंदर बढ़ गई है। तो बेसिकली कंपनी का नेटवर्क बढ़ रहा है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स जो ये नए नए लॉन्च कर रहे हैं, जैसे व्हीट फ्लावर इन्होंने, इनके पहले से ही आ रहा है, आटा आ रहा है, लेकिन दालों के अंदर इनका बिजनेस है, बेसन में इनका बिजनेस है, और नई नई कैटेगरीज जो ये लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर इनका बिजनेस बढ़ रहा है, इनके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और कंपनी ने बताया भी कि जो मेजर वॉल्यूम इनको बढ़ा है वो फूड आइटम्स के अंदर बढ़ा है। और इनकी कॉन कॉल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अदानी विलमार की लेटेस्ट कॉन कॉल है, May 3 को हुई थी इनके Q4 अर्निंग्स के टाइम पर, और इन्होंने ये सारी पॉइंट्स बताए थे, जिस तरीके से देखो एल नीनो इफेक्ट का क्लियर मीनिंग होता है कि अनसीजनल रेनफॉल, वो रेनफॉल जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हो गई, उसकी वजह से क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। और कंपनी जिस सेक्टर में डील करती है डायरेक्टली क्रॉप्स के साथ रिलेटेड है, तो वहां पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है इनके ऊपर। फसल है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कंपनी बताइए, प्राइस स्टिकीनेस। यहाँ पे तो खैर प्राइस स्टिकीनेस कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, एक बार जब किसी ब्रांड अपना प्राइस जब बढ़ा देता है ना, तो वो अपना प्राइस दोबारा घटाता नहीं है सिग्निफिकेंटली। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज 100 रुपीज की अगर इनकी ऑयल की बॉटल बिक रही थी और वो 200 की हो गई, उसमें 100% का एक अपटिक आ गया प्राइस के अंदर, तो बेसिकली 200 रुपए वाली चीज अब ये वापस से 150 नहीं करेंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट में या इंडिया के अंदर उसके प्राइसेस घट गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड है, ये अपने प्राइसेस 200 से कम करके 180 170 तक तो ले आएंगे, लेकिन 150 के लेवल पे नहीं लाएंगे, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली इनको मिलता है बीइंग अ ब्रांड। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो कंफर्टेबल है इनके प्रोडक्ट को महंगा बाय करने में, उसको क्वालिटी पसंद है इनके प्रोडक्ट की। तो एक रीजन ये है प्राइस स्टिकीनेस। जितनी भी ब्रांड्स है मार्केट में वो हमेशा यही टेक्निक फॉलो करते हैं कि जब इन्फ्लेशन आता है प्राइस को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन घट जाता है तब प्राइस को नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमें वो एक बेनिफिट इनके प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलेगा। प्लस कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग केपेक्स कर रही है, कंपनी ने लगभग 2200 करोड़ का केपेक्स किया है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए 2200 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने पूरा प्लान किया हुआ है, जिसमें से 1900 करोड़ ये आईपीओ में से जो इनको पैसा मिला था वहां से खर्च कर रहे हैं, और 400 करोड़ ये अपने इंटरनल अक्रूवल और लोन में से अरेंज कर रहे हैं, और 50% केपेक्स ऑलरेडी जो है इनका हो चुका है। बाकी का जो है ये आने वाले सालों में करेंगे। इनका एक प्लांट है जो कि गोहाना में है, इनका बिगेस्ट प्लांट है वो, जो FY25 तक स्टार्ट हो जाएगा। तो नेट नेट जो इनके न्यू जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को इनहांस कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कॉन्टिन्यूअस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है।
तो अब अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स के अंदर देखो, टेक्निकल्स देखते हुए तो मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही अच्छे भाव पे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था अपना 800 के लेवल्स पे, ऑलमोस्ट 900 के लेवल पे, और वहां से फिर ये दोबारा नीचे आया, फिर इसने दोबारा हाई बनाने की कोशिश करी और फिर ये नीचे आके सेटल हो गया। और यहाँ पे कहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिससे इसको इम्पैक्ट आया काफी स्ट्रांग, और फिर अब ये साइडवेज है। तो नेट नेट देखो, लोग मार्केट में अलग अलग बातें करेंगे। देखो, हम स्टॉक मार्केट के लोग हैं, हमें सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है, कंपनी कोई भी हो। फंडामेंटली मुझे इस कंपनी में कोई इशू नजर नहीं आता, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग लगती है मेरे को। ठीक है, मैनेजमेंट की सारी कॉन कॉल मैंने पढ़ी है, मैनेजमेंट की जो फ्यूचर के प्लान्स उन्होंने बताए हैं वो सब मैंने इसमें पढ़े हैं। तो डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मुझे फंडामेंटली कोई इशू नजर नहीं आता। और अगर लोग देखो उसको पॉलिटिकली कनेक्ट करते हैं, अलग अलग एंगल से कनेक्ट करते हैं, बट मैं पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाऊंगा। मेरे को क्लियरली एक चीज समझ आती है कि अगर मैनेजमेंट काम कर रहा है, कंपनी सेल्स कर रही है, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पर है, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर एक लीडरशिप पोजीशन रखता है। ठीक है, फॉर्च्यून के सारे प्रोडक्ट्स एक लीडरशिप पोजीशन रखते हैं, वो नंबर्स मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर। तो नेट नेट वो सभी चीजों को कंसिडर करते हुए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ हेडविंड्स हैं जो हर एक एफएमसीजी कंपनी के ऊपर आते हैं। तो वो सारी चीजें आने वाले दिनों में जब सेटल होंगी तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और किसी भी कंपनी में देखो, अगर पोजीशन बनानी तो आपको नीचे के भाव में बनानी चाहिए। अगर ये प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो, वॉल्यूम कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये वॉल्यूम वापस से आएगा तो वॉल्यूम आने के बाद, वॉल्यूम देखो डालने से पहले कोई बताएगा तो नहीं, कोई भी फंड हाउस या कोई भी बड़ा एचएनआई प्लेयर कि देखो हम इसमें स्टॉक खरीदना है, आप खरीद लो। नहीं, लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद में फिर रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, भाग भाग के स्टॉक को कैच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पोजीशन बनाने का टाइम होता है तो उस समय कोई बनाता नहीं है। देखो, मेरी तरफ से ना कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता, मैंने अगर स्टॉक को कहीं ऊपर बाय किया हो, तो मैं लॉस में इसको सेल नहीं करता, मैं इसको होल्ड करके रखता लंबे समय के लिए। इनका Q1 का रिजल्ट आएगा, आप वो कंसिडर कर सकते हैं, उसको आप एक बार स्टडी करना Q1 के रिजल्ट को, उसके बाद आप हो सकता है पोजीशंस बनाएं। प्लस अगर किसी के पास है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो यहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी अपसाइड देखेंगे तो अपसाइड काफी स्ट्रांग है। यहाँ से अगर आप देखेंगे अपना ऑल टाइम हाई अगर टच करेगा तो 120% की इसकी अपसाइड है। तो अगर कोई इसमें अच्छा रिस्क, देखो रिस्क तो स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक में, अगर आप इसमें भी एक पोजीशन बनाएंगे तो रिस्क तो है ही, नो डाउट कि हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और नीचे आए और उसके बाद ऊपर जाए। तो एक स्विंग ट्रेड करने के लिए भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं कि हाँ, मैं 1 से 2 साल के लिए पोजीशन बनाऊंगा, और जब ये स्टॉक डबल हो जाएगा, अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा दोबारा से, तब मैं वहां से सेल करके निकलूंगा। तो आप वो वाला एक व्यू पॉइंट भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हो तो आप बिल्कुल ना बनाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्राइस लंबे समय के लिए साइडवेज हो जाए और आप इसमें एक तरीके से ब्लॉक हो जाओ। आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो तभी आप इसमें पोजीशन बनाए, प्लस आपको कंपनी समझ आए, इसके प्रोडक्ट्स, इसके फंडामेंटल्स आपको अगर समझ आते हो कि आपको पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिकता है, क्यों बिकता है, क्या इसकी डिमांड है, किस तरीके से इन्फ्लेशन काम करता है, किस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर्स काम करते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको समझ आती है तभी आप इसमें पोजीशन बनाएं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आज मैं पैसे लगाऊंगा कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इसमें डबल होते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो एक जर्नी होती है हर एक स्टॉक की। नो डाउट अभी बुल रन की सिचुएशन है, बुल रन के अंदर स्टॉक्स के अंदर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन हर एक स्टॉक का चलने का अपना एक तरीका होता है। तो हो सकता है ये स्टॉक बाद में चले, हो सकता है अगले हफ्ते से चले, अगले साल से चले, वो आपको मार्केट में कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन जब पोजीशन बनानी होती है तो आपको तभी बनानी चाहिए जब स्टॉक आपको सही दाम में मिल रहा हो। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये स्टॉक प्राइस ठीक है, बट स्टिल आप अपना एनालिसिस एक बार जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें एक बारी। आपको अगर फंडामेंटल्स नहीं समझ आए तो आप प्लीज आप कंपनी को इग्नोर करें। आप और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर करे हुए हैं, आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। डिटेल के अंदर मैंने एक फंडामेंटल शेयर किया हुआ है आपके साथ में, ठीक है, हर एक कंपनी के बारे में, और आप इन सभी कंपनीज को देख सकते हैं जो कि ईवी सेक्टर की है, कोई केमिकल सेक्टर की है, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। आप सभी वीडियोस को कंसिडर करें, आपको काफी सारे स्टॉक्स के बारे में एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो आप यहाँ नॉलेज गेन करने के बाद उनके अंदर अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस अदानी विल्मर के बारे में। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है स्टॉक के बारे में तो आप जरूर पूछें, और आपका जो भी व्यू हो आप जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।